Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss or let's say we will going to start the new chapter in our class 11th physics और आज का जो नया चैप्टर है जो स्टार्ट हो रहा है वो है आपका ग्रेविटेशन। कई लोग सोच रहे होंगे कि न्यूटन सर आएंगे और यहाँ एप्पल के पेड़ के नीचे एप्पल दिख गए होंगे ना कई लोगों को, तो इंतजार कर रहे होंगे कि न्यूटन सर आएंगे और एप्पल के पेड़ के नीचे बैठेंगे। लेकिन देखो बेसिकली क्या है ना, हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर ग्रेविटी से रिलेटेड बातें होंगी और ग्रेविटी जो है वो एक तरह का फोर्स है। मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर में हम लोगों ने कुछ बहुत सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये चैप्टर जो है वो चलता है बेटा थोड़ा सा फास्ट। और इवन तो ये चैप्टर थोड़ा सा फास्ट चलता है लेकिन इसमें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक तरह से फोर्स है और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जो जिसको वेक्टर आता है उसको इस चैप्टर में कोई ज्यादा परेशानी है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि वेक्टर से रिलेटेड जो पॉइंट हैं भी तो वो इतने ज्यादा यहां पर नहीं पूछे जाते क्योंकि यहां पर ऑलरेडी चैप्टर काफी बड़ा है। वैसे देखा जाए तो ग्रेविटेशनल चैप्टर काफी बड़ा है लेकिन हम लोग उसे समराइज करेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड हम लोग यहां पर बातों को स्टार्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला मेरे मन में जो सवाल उठता है वो ये है कि मान के चलो यदि ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता। इफ ग्रेविटी वर नॉट देयर देन व्हाट विल हैपन। तो आप जैसे कि देख सकते हैं एक व्यक्ति बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे और इंतजार कर रहे हैं कि बेटा फल पकेगा और फल पकेगा तो फल नीचे गिरेगा। लेकिन ये एक ऐसे जोन के अंदर में बैठे हुए हैं जहां पर ग्रेविटी ही नहीं है। सो ग्रेविटी नहीं है तो क्या हुआ, एप्पल गिरा लेकिन वो बेटा नीचे नहीं गिर पाया, वो अपना तैर रहा है हवा में। हालांकि अब देखो हवा भी तेज चल रही है तो जैसा मन में आए वैसा एप्पल बह रहा है। लेकिन मान के चलो यदि हम लोग एक ग्रेविटेशनल जोन के अंदर में प्रेजेंट है जो कि हमारी धरती पर है, जाहिर सी बात है धरती पे बिठा रखा है हम लोगों ने उसको समझाने के पर्पज से। सो ग्रेविटेशनल जोन में है तो एप्पल यदि गिरेगा तो वो डेफिनेटली नीचे ही गिरेगा। अब वो समझदार व्यक्ति है, जानबूझ के एप्पल के पेड़ से दूर बैठा है क्योंकि उसे भी मालूम था कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि एप्पल की जगह एप्पल का पेड़ गिर जाए ताकि किस्सा ही खत्म हो, इसलिए हमने न्यूटन सर को भी दूर रखा है। नहीं तो न्यूटन सर होते तो फिर आपके मन में जरूर ऐसा ही ख्याल आता कि काश न्यूटन सर बैठे होते पेड़ के नीचे और एप्पल की जगह कुछ और गिर जाता, है ना। चलो हम लोग अपने मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ग्रेविटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेविटेशन एक फोर्स के रिगार्डिंग हम लोग यहां पर पूरा एक चर्चा कर रहे हैं। ग्रेविटेशन एक फिनोमिना है, ठीक है। और जहां पर ग्रेविटेशन के अंदर में जब हम बात करें तो यहां पर एक पॉइंट था, आपने देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो एप्पल गिरा नीचे की तरफ। आप कोई भी चीज को ऊपर फेंकिए वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है। क्यों, क्या कारण है? ऐसे थोड़ी कि धरती में से हाथ निकल के आता और ये ऊपर से नीचे खींच लिया, ऐसा तो नहीं हुआ था। आपने देखा कहीं हाथ निकल के आया था क्या? नहीं आया था ना। अच्छा, आप अपने गांव में भी देख सकते हो, आपके गांव में चलो एप्पल का पेड़ नहीं भी होगा तो आम का पेड़ होगा। जब आम गिरता है तो किधर गिरता है? नीचे ही गिरता है ना। अब जब नीचे गिर रहा होता है तो क्या धरती में से कोई हाथ निकल के आके आम को खींचता है क्या नीचे? नहीं ना, अपने आप नीचे गिर जाता है। न्यूटन सर बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, काफी सोच रहे थे और फिर उन्होंने सोचा और कुछ क्या बोलते हैं कंक्लूजन पर पहुंचे। और कंक्लूजन ये था कि धरती हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, धरती हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। ओके, लेकिन उसके बाद में उनके मन में एक और सवाल उठा, तो क्या हर एक चीज यूनिवर्स के अंदर में एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है क्या? यस और नो, दैट वाज द क्वेश्चन जो न्यूटन सर के दिमाग में चल रहा था। तो उसी बेसिस पर न्यूटन सर ने कुछ वर्क किया और उन्होंने बताया कि यूनिवर्स के अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट जिनमें मास है, जिनमें क्या है, मास है। लेट्स से मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 है और इनके बीच में भी कुछ मास है और इनके बीच में यदि मैं कुछ डिस्टेंस r कंसीडर कर लूं, इनके सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। So in this situation these two particles are going to attract each other, these two particles are going to attract each other और जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करेंगे वो जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा एंड दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपका सिंपल सा लॉ है,
इसे कंबाइन जब हम लोग कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है, हमारे पास में बन जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बोलो, ये कहानी है सिंपल। इस कहानी के ऊपर हम लोगों को यहां पर चर्चा करनी है। इज इट क्लियर टू यू? बोलो। अरे ये तो बहुत सिंपल है। यस। और देखो, वैसे मैं बताऊं आपको, ग्रेविटेशन के बारे में आप लोग बेसिक आइडिया तो ऑलरेडी क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब यहां पर देखो, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है प्रॉपरली। क्या लिखा है? एवरी पार्ट ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses, which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Yes or no? वही लाइन दोबारा लिखी गई है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही लाइन दोबारा लिखी गई है और कुछ भी नहीं है। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये जो फोर्स है ना, अट्रैक्शन का फोर्स है। बेसिकली जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, यदि आप क्लास में बैठे हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कई लोग बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं चलता कौन हमें अट्रैक्ट कर रहा है, हम तो बस एम ही बैठे रहते हैं, हमें तो कोई अट्रैक्ट नहीं करता और ना ही हम किसी को अट्रैक्ट कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? क्या परेशानी हो जा रही है? कहां पे जाके गड़बड़ी हो रही है? सो बेटा, गड़बड़ी ये हो रही है कि जो हमारा मास होता है ना, वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है। सर आपको कैसे पता लगा कि हमारा मास सफिशिएंट नहीं होता है अट्रैक्ट करने के लिए? भाई धरती ने तो चीजों को अट्रैक्ट किया, लेकिन हमारा मास सफिशिएंट नहीं है, ऐसा आप किस बेसिस पर कह सकते हैं? तो इसके कहने के पीछे का जो रीजन है वो भी मैं आपको समझाता हूं। वो ये है कि मान के चलो, जब आपने बनाया, शुरुआत करी, ये m1 मास वाला पार्टिकल था, ये m2 मास वाला पार्टिकल था, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो r थी, तो आपका जो फोर्स आपके पास में निकल के आया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया था, लेकिन यहां पर एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए, वो ये है कि ये है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। और जब आप इसे हटाओगे तो यहां पर इक्वल टू का साइन आएगा और इसके साथ में एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा बेटा? एक कांस्टेंट आएगा। तब आप लिखोगे F बराबर कांस्टेंट इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है ना, पूरी कहानी यहीं पर छिपी हुई है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G से। सो ये फॉर्मूला बन जाता है F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन गया? F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला जो यहां पर बन रहा है। अब यहां पर जो मैं बोल रहा था, पूरी कहानी कहां पर छिपी हुई है? इस कांस्टेंट में। सो सर कांस्टेंट में कैसे कहानी छिपी हुई है? तो उसको मैं समझाता हूं बेटा। ये जो G होता है ना, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, और वैल्यू बहुत छोटी होती है। वैल्यू, अब आप सोचिए कितनी छोटी होगी। कितने लोग हैं जिनको ये वैल्यू याद है? बहुत ही कम होंगे। भले ही क्लास 9th में पढ़ी हुई है, लेकिन याद अभी तो नहीं आएगी। सॉरी, क्लास 11 बोल रहा हूं, 9th में पढ़ी हुई होगी। 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट भी लिखनी है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, दैट्स द यूनिट। और इस G को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो कैपिटल G मैंने यहां लिखा है, ये जो कैपिटल G मैंने यहां लिखा है, इसे बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। खत्म, बस इतना सही है। सर इतना सही पढ़ना है क्या? ओ, फिर तो हम कर लेंगे सर। अब देखो, इस पे जो सवालों का पैटर्न बनेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। अब देखो, यहां पर एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं चलते चलते, वो ये है, आप जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो स्मॉल g पढ़ा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उससे इस g को कंफ्यूज मत कर लेना। उसकी यूनिट कितनी थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो एक्सेलरेशन था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g से। और जो कैपिटल G है वो है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 आ रही है। यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आ रही है। इसके डायमेंशंस बेटा आपको खुद से निकाल के
रखने हैं। ठीक है, ये सिंपल चीजें थी जो मैं यहां पर आपको देखो वापस से बना डायग्राम में कराऊंगा, उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले ही ऑलरेडी इसको कवर कर लिया है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि इसमें सवाल कैसे बन सकते हैं और क्या चीजें मुझे यहां पर ध्यान होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट सम पॉइंट्स, लेट्स स्टार्ट सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला पॉइंट, it is always attractive in nature, it is always attractive in nature। मैं चाहता तो इनको लिख सीधा सीधा स्लाइड पे डाल के ला सकता था, लेकिन देखो जैसे लिखेंगे आप लोग भी तो आपका भी क्या होगा, थोड़ा सा रिकॉलिंग होगा, जिससे जिस जगह पर हाथ चलता है उससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, नींद नहीं आती है। जब सब कुछ सामने सामने चल रहा होता है, सुनते रहोगे तो हो सकता है बीच में नींद आए, तो नींद से जगे रहने के लिए जरूरी है कि पेन साथ में चलता रहे, इसलिए मैं भी साथ में लिख रहा हूं ताकि आप भी इन चीजों को लिखते रहें। दूसरा पॉइंट आता है, यदि मैं इन ऑब्जेक्ट्स को मान के चलो किसी मीडियम में रख दूं, मतलब पानी के अंदर में है और एक एयर में है, तो क्या फोर्स पर कोई फर्क पड़ेगा? तो उसका आंसर है नो। मतलब ये हो जाएगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्रेजेंट बिटवीन देम, प्रेजेंट बिटवीन मासेस। ठीक है, क्या इसमें कोई परेशानी? ओके। तीसरा पॉइंट मैं यहां पर लिखना चाहूंगा आपकी सहूलियत के लिए, वो ये है कि जो डेफिनेशन के दो पॉइंट्स हैं उनको मैं कंसीडरेशन में नहीं ले रहा हूं, जैसे प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, लेकिन वो जो पॉइंट है ना उससे एक बात जरूर निकल के आती है और वो ये है कि इस लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। हालांकि यदि मैं थोड़ा बहुत और डिटेल में जाऊं तो कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो बाद में डिस्कवर हुई थी। ठीक है, उसी समय नहीं हुई थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये आता है, मान के चलो बहुत सारे पार्टिकल्स हो तो उस केस में फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उस केस में होगा ये कि एक किसी पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स मतलब यहां पर सिंपल सी बात है, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं, तो आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन any particle, on any particle is equal to vector sum of, is equal to vector sum of, vector sum of all the forces exerted by other particles। मतलब मान के चलो एक पार्टिकल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उस पर चार पांच पार्टिकल्स मिलके ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, तो उस पर जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा? वेक्टर सम। क्या आएगा बेटा? वेक्टर सम आएगा। इस बात को ध्यान रखना, एल्जेब्रिक सम और वेक्टर सम में फर्क होता है। एल्जेब्रिक सम में हम डायरेक्ट सम करते हैं, मतलब 3 + 4 7 हो गया, दैट इज एल्जेब्रिक सम। वेक्टर सम की जब मैं बात करता हूं तो वेक्टर लॉज के हिसाब से जो सम किया जाता है उसकी यहां पर चर्चा चल रही है। यस और नो? श्योर? ओके, चलो आगे पॉइंट पे मैं बात करता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये पॉइंट हम लोग वर्क एनर्जी पावर में ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स है। अब यदि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैं ये कह सकता हूं कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इस ग्रेविटी के अंदर में जो वर्क डन होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल और टेकन बाय यू। यस और नो? मतलब सही बात है। और कुछ पॉइंट है क्या? तो भैया देखो, जब ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं इट इज गिवन फॉर पॉइंट मासेस। जब वास्तविकता में ये फॉर्मूला बना था तो इट वॉज ओरिजिनली प्रपोज फॉर पॉइंट मासेस, लेकिन या हम लोग कह सकते हैं फॉर नेग्लिजिबल वॉल्यूम वाले पार्टिकल्स के लिए। लेकिन सिंस हमारे पास में
बड़ी बॉडीज होती हैं तो उस केस में हम लोग उसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है तो मैं कह सकता हूं इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ पार्टिकल। मतलब यदि आपके पास में कोई बड़े पार्टिकल हैं तो उस केस में जो डायरेक्शन आपको लिखनी है वो कहां लिखनी है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। इतनी बड़ी धरती है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो हमेशा धरती के सेंटर की तरफ लग रहा है। आगे चल के जब मैं चीजों को कुछ और बताऊंगा तब आपको और आइडिया क्लियर होगा। क्या ये बात सही है? इज इट क्लियर टू यू? सिंपल सा टॉपिक था, कोई परेशानी? अच्छा, और एक और पॉइंट बात ये है, 7वें नंबर पे लिख देता हूं, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सॉरी, 6वें नंबर पे लिखा जाएगा इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? ये जो पॉइंट मैंने कवर किया है वहीं से आपके पास में ये निकल के आ रहा है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर कवर किए हैं ताकि मैं आपको कुछ चीजों को बता सकूं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, देखो धीरे धीरे से एकदम से टॉपिक आगे बढ़ेगा। वेक्टर सम है तो मैं वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल यहां पर करवा सकता हूं, उन सवालों को भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात समझिए, जैसे आपको यदि वेक्टर सॉल्व करना आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर लगानी है, कौन से पार्टिकल के कारण कौन से पार्टिकल पर फोर्स है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर चाहूंगा अगले पॉइंट को कवर करना, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माय नेक्स्ट पॉइंट। इसमें देखिए, मान के चलो यहां पर आपके पास में एक m मास का ऑब्जेक्ट है और ये आपकी बड़ी सी धरती है जिसका मास कैपिटल M, रेडियस r, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर में आपको कुछ डेटा पहले से याद होना चाहिए, दैट इज द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, यदि कहीं काम आता है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, जिसको मीटर में आप लोग खुद से कन्वर्ट करेंगे, इतना काम तो आप कर सकते हैं। सर क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा काम, कष्ट वाला काम हमसे करवाओगे? सर आपको बोलने से पहले आप सोचते तो सही कि इतना कष्ट भरा काम हम कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो तो बेटा पहले मैं आज जो है ना ये अगले ये छोटे छोटे से टॉपिक जो हैं उनको मैं यहां पर कवर करने की कोशिश करता हूं ताकि ये ना हो, क्या बोलते हैं इसको, कोई परेशानी का काम ना बने, हम लोग जल्दी से जल्दी इन चीजों को क्या कर लें, कवर कर ले, ठीक है। सो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये आपका एम मास का ऑब्जेक्ट है। अब देखो यदि मैं यहां पर इस पे बात करता हूं तो आप जानते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से आप देखोगे तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा जिसे आप mg के नाम से जानते हो। मैं देखो नीचे कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको दिखे, mg करके एक फोर्स लग रहा होगा, यस और नो? तो आपने बोला सही बात है, ये हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से लगाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप थोड़े ध्यान से देखो तो यहां पर एक क्या चीज हो रही है मालूम क्या, देयर आर टू पार्टिकल्स, एक आपका छोटा सा पार्टिकल m है और एक बड़ी सी अर्थ है। इन दोनों के बीच में एज पर दिस चैप्टर जो अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा है उसके हिसाब से एक और फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो आपने वेट लगा दिया, बराबर है, वेट इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये जो वेट होता है बेसिकली, वो वेट जो है, ये जो वेट लगा रहे हो आप, W बराबर mg, दिस वेट इटसेल्फ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या बोला कि भैया जो वेट W बराबर mg जो लगाते हैं, जो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर से सीखते हुए आए कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखे हमेशा एक mg नीचे लगा दो, ये सीखते आए ना। लेकिन ये जो mg आ रहा है, दैट mg इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब मैं कह सकता हूं वेट बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो वेट जो लिखा जाएगा वो इस ऑब्जेक्ट का लिखा जाएगा, मतलब ये आएगा आपका mg, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो पार्टिकल के कारण होता है। देखो वेट जब आप लिखते हो तो आपको एक ही पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हो तो आपको दो पार्टिकल होने चाहिए मिनिमम। तो आप लिखोगे यहां पर, तो ये कितना लिखोगे बेटा, ये आएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम क्या लिखोगे? तो बेटा देखो यदि ये अर्थ का सेंटर है तो बेटा यही इसकी डिस्टेंस भी होगी, क्योंकि धरती के सामने तो आपका कोई भी पार्टिकल छोटा सा ही है। तो हम लोग लिखेंगे
आर स्क्वायर। बस खत्म कहानी। देखो m से m कैंसल, सो यहां पर एक g का फॉर्मूला आ रहा है कैपिटल GM अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बेसिकली ये जो g निकाला है आपने, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो g की वैल्यू निकाली है कैपिटल GM अपॉन आर स्क्वायर, दिस वैल्यू इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज व्हाट? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वो है एट सरफेस, एट सरफेस। तो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवाना चाहूंगा, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैं वहां पर आपको कुछ चीजें बता रहा था कि जो जी की वैल्यू होती है कांस्टेंट, इस जी की वैल्यू को आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। अब आप करने का काम करेंगे खुद से। कैसे? देखो जी बराबर आ रहा है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 6400 000। ये 000 कहां से आ गया बेटा? क्योंकि आपको इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना था। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट सम 9.78 समथिंग, यू विल गेट 9.78, जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 9.80 ले लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो मैं इसे और भी सिंपल बना के 10 ले लेता हूं। ठीक है, ये तो करके आए ना। अब इस वैल्यू को आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। तो ये जो जी की वैल्यू निकल के आ रही है, ये जो जी की वैल्यू निकल के आ रही है वो है एट सरफेस। ये कहां पर है बेटा? एट सरफेस पर। सरफेस पर ये वैल्यू है, या फिर जो हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो सवाल होते हैं वहां पर ध्यान से देखिए। क्या होता है, कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की हाइट कितनी? 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, यस और नो? मतलब ये हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं इसे कहां तक? कुछ हाइट तक, कुछ हाइट तक। तो कई लोग बोलेंगे सर इसका मतलब तो यह है कि आप ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि यदि मेरी हाइट बढ़ जाएगी तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यस, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा जो सैटेलाइट्स वगैरह जो होते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह जो होते हैं उसमें वेटलेसनेस होती है। मतलब वहां पर यदि आपने एक पानी ऐसे ऊपर से गिराया तो वो नीचे नहीं जाता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में भी शुरुआत में हो रहा था, पानी एप्पल नीचे गया था क्या? नहीं, जब नो ग्रेविटेशनल जोन, वेटलेसनेस की कंडीशन पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इस बात पे फोकस कीजिए कि जी जो है वो हाइट के साथ में चेंज होता है। जी जो है वो हाइट के साथ में चेंज होता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, धरती से ऊपर जैसे जैसे जाओगे, वैसे वैसे जी की वैल्यू में चेंज आएगा। वैसे वैसे जी की वैल्यू में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो हम लोग उस पर भी चर्चा लगे हाथों कर ही लेते हैं, और वो चेंज के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड मतलब क्या है भैया? सिंपल सी बात, एक आपका एम मास का ऑब्जेक्ट है जो इस धरती की सरफेस से कितनी हाइट पर है? एच हाइट पर। कितनी हाइट पर है बेटा? एच हाइट पर है। ठीक है, ओके। ये धरती का तुम्हारा सेंटर है, ये तुम्हारा धरती का सेंटर है। इस धरती के सेंटर से धरती के सरफेस तक ये डिस्टेंस आती है आपकी आर, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। आर यू गेटिंग? ओके। अब जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमेशा वेट आ जाता है। लेकिन अब जो वेट आएगा ना, अभी भी लिखा तो mg ही जाएगा, लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि मैंने यहां पर जो वेट माना है ये माना है mg, और नीचे मैंने h लिख दिया है। ये h क्या बता रहा है कि h हाइट पर कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उस बेसिस पर मैं वेट लिख रहा हूं mgh। बात समझ में आ रही है? बस खत्म कहानी। What I am saying कि जैसे जैसे हम लोग धरती से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या आता है? चेंज आता है। और ये जो चेंज है वो जी की वैल्यू में चेंज आने के कारण आता है। अब जी कौन सा वाला सर, स्मॉल जी या कैपिटल जी? तो भैया मैंने बोला स्मॉल जी। कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो वहां पे पहले से वर्ड लिखा है यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए वो कांस्टेंट है। तो चेंज कौन होगा? चेंज होगा छोटा वाला जी। जो अपने छोटे जी हैं वो आपके चेंज होंगे।
हाइट चेंज होगी तो छोटे जी में परिवर्तन आएगा। सर एक सवाल और मन में उठ रहा है, जैसे आप बोल रहे हो कि सर हाइट चेंज होने पर जी में चेंज होता है, ठीक है मान भी लेते हैं, लेकिन एक बात हमारे मन में खटक रही है, वो ये है कि सर क्या हम लोग धरती की सरफेस पे, जैसे हम तो हमारे प्यारे भारत में रहते हैं, क्या यदि हम हमारे पड़ोसी मुल्क में चले जाएं या यूएस की जगह लंदन में चले जाएं, भारत से कहीं और देश में चले जाएं, तो क्या वहां पर जी के वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा? यस, देयर विल बी अ डिफरेंस। उसे भी हम लोग देखेंगे। मतलब धरती पर आप कहां पर खड़े होकर बात कर रहे हो, उस पर भी उस चीज पर भी फर्क पड़ेगा कि आपका जी कितना आ रहा है। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे ज्योग्राफी, आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अक्षांश और देशांतर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे सेंटर में होती है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, जिसको क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर इज द भूमध्य रेखा, और एक होती है कैप्रिकॉर्न, और एक कौन सी होती है, चलो आप लिख देना, ठीक है। तो यहां पर जी की वैल्यू पे फर्क पड़ता है, जैसे दिन और रात का फर्क होता ही नहीं होता है। कहीं पर जैसे आप नॉर्वे में चले जाओगे, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, आप इक्वेटर पे हो तो अलग चीजें होंगी, पोल्स पर चले जाओगे अंटार्कटिका में, तो वहां पर जी की वैल्यू में फर्क आएगा। हालांकि ये फर्क बहुत ही नगण्य होता है, लेकिन फर्क आएगा, ये श्योर है। देयर विल बी सम डिफरेंस, इट्स श्योर, इट्स श्योर। सो अब हम लोग बात कर रहे थे कि भैया वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, मतलब हाइट के साथ में जी में क्या परिवर्तन आता है। तो बेटा हमारा तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया देखो, धरती इसको अपनी तरफ खींच रही है, इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब यहां पर जो वेट है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही होगा। लेकिन इस जगह पर हम लोग लिखेंगे कैसे, तो मैंने लिख दिया यहां पर एम जी एट हाइट एच will be equals to g m, m is the mass of धरती, small m mass of the object upon distance। अब देखो डिस्टेंस कितनी हो गई, r प्लस एच का होल स्क्वायर। कैंसलेशन फिर से करोगे, m से m कटेगा, और इस बार देखिए जी एच एट हाइट h की वैल्यू जो आ रही है वो जी एम अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर आ रही है। क्या ये पहले के बराबर ही है कि अलग है? नहीं बेटा, ये वैल्यू थोड़ी सी बदल गई, ये वैल्यू थोड़ी सी बदल गई। अब r प्लस एच, अब ये h का ही पूरा खेल है कि क्या वैल्यू आएगी और क्या वैल्यू नहीं आएगी, इसी को हम लोगों को समझना है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो जरा देखिए, हम जा रहे हैं वापस अपने पुराने वाले उस पे, किधर गया, यस। मैं क्या करता हूं बेटा, देखो ध्यान से देखो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है, और किधर गया, हाँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, ठीक है। अब दोनों को मैं कंपेयर करता हूं, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं ताकि आपको सहूलियत हो। इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास g बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 थी मेरे पास में जी एच बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सही है, ये दो इक्वेशन थी। मैं यहां पर एक छोटा सा चेंज ये कर रहा हूं कि इसे मैं जी एस लिख देता हूं, एस स्टैंड्स फॉर सरफेस, ये सरफेस पर जी की वैल्यू है, ये एट हाइट एच पर वैल्यू है। दोनों को मैं कर देता हूं आपस में डिवाइड, और आपस में जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा जी एस अपॉन जी एच बराबर, देखो सॉल्व कर लीजिए, ये आपको मिलेगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो सही है क्या? देख लीजिए। चलो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके पूरा एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। कैसे? टेकिंग रेसिप्रोकल, तो मुझे मिलेगा जी एच अपॉन जी एस बराबर आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सही है क्या? देखो छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। अब देखो मैंने क्या बोला, मैं इसको ऐसे लिख लूं तो कोई बुराई है क्या? आर अपॉन आर प्लस एच, और एक काम करो, एक सेकेंड, एक स्टेप पीछे जाओ, सॉरी एक स्टेप पीछे जाना था, मैं कहां पीछे चला गया, ठीक है। मैं ये बोलता हूं, ध्यान से देखो, मैं यदि इसे ऐसे लिख दूं जी एच अपॉन जी एस बराबर 1 होल डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर,
और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो यहां पे जरा ध्यान से देख रहे ये वाले स्टेप को, क्या मैं ऐसे डिवाइड लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। यदि मैं इसको ऐसे डिवाइड लगा लेता हूं तो इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर एक स्टेप लिखता हूं, जी एच अपॉन जी एस बराबर, इन दोनों को क्या मैं कंबाइन स्क्वायर में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। बोलो सही है? यस सही है। आगे बढ़ो थोड़ा सा। आगे बढ़ने पर मैं एक काम करता हूं, देखो क्या, आर से अंदर के अंदर मैं डिवाइड कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। यदि करता हूं डिवाइड तो मुझे मिलेगा जी एच अपॉन जी एस बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक सही है? कुछ नहीं किया मैंने, देखो क्या किया है जरा देखिए, मैंने आर से डिवाइड किया तो आर बाई आर 1 और प्लस का एच बाई आर। यस ओके, आगे बढ़ो। सो मैं इसे लिख सकता हूं, इट इंप्लाई जी एट हाइट एच विल बी इक्वल्स टू जी एट सरफेस एस अपॉन 1 प्लस का एच बाई आर का होल स्क्वायर। मैंने माना कि इफ h इज लेस देन आर, यदि h की वैल्यू r से बहुत ही कम है, h की वैल्यू r की तुलना में कम है, मतलब जैसे देखो r इज 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर, लेकिन ऐसा आ जाए कि h आ गया 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो h छोटा हो गया कंपेयर टू r। तो उस केस में हम लोग यहां पर एक पॉइंट लगाएंगे, वो ये है कि हम लिख सकते हैं जी एच बराबर जी एस और 1 प्लस का h डिवाइडेड बाई आर की पावर -2। ये क्या है? मैं पावर को नीचे से बस ऊपर लेके गया हूं, और सिंस यदि मैंने ये कंडीशन को लगा दिया तो मैं यहां पर एक पॉइंट यूज करता हूं जिसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन। मैथमेटिकल बच्चे याद आ रहा है? 1 प्लस एक्स टू द पावर n, यहां लिख देता हूं साइड में, कई लोगों को याद नहीं आती ना चीजें। 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम लोग 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं यदि x लेस देन 1 हो तो। ये कितने लोगों को याद है? 1 प्लस एक्स टू द पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स व्हेन x इज लेस देन 1, जब x छोटा होता है 1 की तुलना में। बिल्कुल वही सिचुएशन बन रही है। देखो r बड़ा है h से तो h बाई आर विल बी लेस देन 1। भाई देखो मैंने बोला कि h लेस देन r है तो डेफिनेटली h बाई आर विल बी लेस देन 1। यस और नो? तो हम लोग बाइनोमियल एक्सपांशन यदि लगा देते हैं तो ये हमें मिलेगा जी एच बराबर जी एस 1 माइनस का 2h अपॉन आर। ये एक काम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ओवरऑल देखो हमारे पास में जो फॉर्मूले चल रहे हैं उन पे फोकस करते चलना, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली करते जा रहे हैं, नहीं। देखो ध्यान से देखो, एक तो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपके पास में है ये वाला, जिसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, जी एट हाइट h बराबर जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख के काम चला सकते हैं। मतलब देखो लिखना ना लिखना, किस प्रकार से लिखना वो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। यस श्योर? चलो तो आगे बढ़ो थोड़ा सा और। ये हो गया, ये भी काम का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको लगाना है कब तक? जब तक आपका h जो है लगभग 5% तक हम लोग लगाते हैं, मतलब लगभग मान के चलो 5% ऑफ आर मान लीजिए, तो 64 6 पंजे 30, तो लगभग अराउंड 200-300 किलोमीटर तक हम लोग इस फॉर्मूले को लगाते हैं। लेकिन हम लोग कई बार है ना 300 से 500 की रेंज तक, मान लीजिए 500 किलोमीटर तक होगा तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिए, काम चल जाएगा। अच्छा मान के लो हमारा जी यदि 1 किलोमीटर, हाइट यदि 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर है तो आपको जी एच बराबर जी एस ही कंसिडर कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? श्योर? ओके। एच मीटर में दिया है तो जी एच बराबर जी एस मान लीजिए, 100 200 300 मीटर कुछ भी होने दो। किलोमीटर में दिया है लेकिन 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऐसा दिया है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाइए। लेकिन यदि हाइट जो है वो प्रॉपर ऐसे दे रखी है, मान लो 1600 किलोमीटर या 800 किलोमीटर वगैरह ऐसा कुछ दे रखा है, तो आप फिर प्रॉपर वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो
अब क्या कर सकते हैं हम लोग इससे आगे, अब इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट और कवर कर लेता हूं ताकि हमारी ये परेशानी नहीं रहे कि हमने ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा है, ठीक है, ताकि क्या न्यूमेरिकल्स बनाने में भी थोड़ी सी आसानी रहेगी, और वो है वेरिएशन ऑफ जी विद द डेप्थ। वेरिएशन ऑफ जी विद द डेप्थ, गहराई के साथ में जी के मान में कोई परिवर्तन आता है क्या, दैट इज माई क्वेश्चन। कैसे करूं, मतलब देखो मान के चलो हमारे पास में, देखो अभी जो ये ऑब्जेक्ट है एम मास का, ये धरती की सरफेस पे है, लेकिन यदि यही ऑब्जेक्ट, अरे मान के चलो यदि यही ऑब्जेक्ट मेरा कहीं इस डी गहराई में पहुंच जाता, ठीक है, ये शायद ये हो गया है, क्या बोलते हैं, उड़ गया है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मान के चलो डी गहराई में ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाता तो क्या करता, मतलब हमने एक सुरंग खोदी, सुरंग खोद के हम यहां पहुंच गए और यहां पर आपने एक एम मास के ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो उस केस में पूरी धरती से खींचती या फिर इतना वाला हिस्सा खींचता, तो आप बोलेंगे सर इतना वाला हिस्सा खींचेगा, और यदि इतना वाला हिस्सा खींचेगा तो फिर मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। लेट से पहले अपनी धरती इतनी बड़ी, लेट से आपकी पहली धरती इतनी बड़ी, ठीक है, इसके कारण यहां पर जब ऑब्जेक्ट, इस केस में जब यहां पर ऑब्जेक्ट रखा था तो ये सेंटर था, ये पूरी धरती से खींच रही थी, बराबर है, यस। लेकिन अब धरती क्या हो गई, धरती में मैंने खोदी एक सुरंग, और कितनी गहराई तक की सुरंग खोदी है बेटा, वी हैव, आपको याद होगा ना, सुरंग खुदती है कहां, जेल में, फिर आप बोलोगे हमारी जेल में सुरंग, यस। सो डी गहराई पे आप पहुंच गए, सुरंग खोद के जी गहराई पे, डी गहराई पे पहुंच गए, और यहां पर आपने अब ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो अब इस वाले ऑब्जेक्ट पर ये पूरी धरती फोर्स लगाएगी या जो बचा हुआ धरती का हिस्सा है, दैट इज द क्वेश्चन। तो भैया सवाल का आंसर है, कॉमन सेंस से बोल सकते हो यार, जितनी धरती है उतना ही फोर्स लगेगा, तो धरती तो इतनी है, तो इतनी वाली धरती को हम लोग कैसे कंसीडर करें, तो हम लोग यहां पर एक पॉइंट मान के चलते हैं, और एक अजम्पशन कह सकते हो कि डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, ये मैं मान के चल रहा हूं, ओके ओके। जब मैंने ऐसे कर लिया तो उससे क्या फर्क पड़ा, तो मैंने ये मान लिया कि धरती का जो इतना वाला हिस्सा है उसका मास है एम डैश, और बेटा ये वाला जो हिस्सा बचेगा ये आपका बचेगा आर माइनस का डी। क्यों, देखो पूरी रेडियस तो आर थी, लेकिन आपने डी गहराई तक खोद चुके हो, तो अब ये जो रेडियस बची है आर माइनस डी, मतलब अब आपको जो मास चाहिए वो इतनी वाली धरती का मास चाहिए, कितनी वाली का, जो आर माइनस डी रेडियस की धरती बन रही है उसका मास आपको चाहिए, तो उसका मास कैसे निकालोगे, बस काम हो जाएगा। क्यों, देखो इस वाले ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना, अब वो वेट आएगा एम जी एट गहराई डी, क्योंकि देखो जी बदलता है तो उसी के अकॉर्डिंग जी डी लिख दूंगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो तो आपका जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से चलेगा, तो बस दोनों को इक्वेट करना है। तो मैंने क्या बोला, इसको करने के लिए मैंने लिखा वेट एट डेप्थ डी, वेट एट डेप्थ डी बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो। और अब यदि ये मिल चुका है तो बस सॉल्व कर दीजिए, तो आपने लिखा कितना, एम जी एट डी बराबर जी एम डैश, क्या, एम डैश स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एम से एम तो कट जाएगा, लेकिन आपका जी ऑफ डी जो आएगा वो आएगा कितना, जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। परेशानी है बस एम डैश निकालना। सो हाउ विल यू कैलकुलेट द एम डैश, एम डैश इज द मास, तो बोलो मास क्या होता है, तो मैंने माना लेट से, लेट डेंसिटी ऑफ अर्थ, धरती का जो घनत्व है उसे मैं रो मान लेता हूं, तो रो का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो उस केस में मैं कह सकता हूं इट विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, यस और नो, बिल्कुल सही है। तो इस बेसिस पर यदि मैं चलता हूं तो एम डैश की वैल्यू आएगी कितनी,
डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? जितनी धरती आपने कंसीडर करी है उसका वॉल्यूम। बोलो डेंसिटी रो 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। बोलो समझ में आया? दैट इज द वैल्यू ऑफ एम डैश। अब ये जो एम डैश की वैल्यू आई है इसे उठा के यहां पुट करो। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जी एट डी बराबर जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी द होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर। बोलो सही है क्या? बस कहानी खत्म होने को आ गई है। कैसे? आर माइनस डी के स्क्वायर से आर माइनस डी का स्क्वायर कट जाएगा तो यहां पर पावर बचेगी 1। तो इसका मतलब यह है कि आप लिखोगे जी एट हाइट डी बराबर जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी। सर ये तो टेढ़ा सा फॉर्मूला आ रहा है, इसका क्या करें? तो मैं बोलूंगा बेटा इसको आप रिलेट कर दिए किसके साथ में? इसको आपको रिलेट करना पड़ेगा जी एट सरफेस से। किससे रिलेट करोगे? जी एट सरफेस से। कैसे करें सर? तो बस सिंपल सी कहानी है, इसको लेके आइए वापस से। देखो जी एट डेप्थ जी जो आया है वो कितना आया है जरा देखिए। जी रो 4/3 पाई, जी रो 4/3 पाई आर माइनस का डी आया है। यस और नो? और आपका जो जी एट सरफेस है वो रहेगा कितना? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? अब सर यहां पे तो कट ही नहीं रहे तो क्या करें? बस वही पुराना तरीका। कैसे? मास को रिप्लेस करो तो बेटा जी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4/3 पाई और रो इंटू आर क्यूब। बोलो सही है क्या? अच्छा कई लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं देखो इसको भी सॉर्ट आउट करता हूं। जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है क्या? मास सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कैंसलेशन करो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर की पावर 1। तो बेटा जी एट सरफेस 1 बचेगा कितना? जी रो 4/3 पाई आर। बोलो यस और नो? क्या अब कंपैरिजन पॉसिबल है? क्या अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर सकता हूं? यस और नो? बिल्कुल। सो अब कंपैरिजन यदि मैं करता हूं तो बेटा इन दोनों से मुझे मिलेगा क्या? जी एट डी अपॉन जी एट एस बराबर आर माइनस डी अपॉन आर। क्यों? जी से जी कटेगा, रो से रो कटेगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा तो यही बचेगा। सो इट इंप्लाइज, आप देखिए इसे लिख सकते हो जी एट डी बराबर जी एस इधर जाएगा और ये बन जाएगा आर माइनस डी अपॉन आर। सही है? नाउ डिवाइड कर दीजिए अंदर ही अंदर में तो बेटा जी एट डी विल बी इक्वल्स टू जी, देखो ये जी कहां से आया? जी एट सरफेस को जी मान के चलते हैं हम लोग। ये आएगा 1 माइनस का डी बाई आर। यस और नो? बस दैट इज द फॉर्मूला और वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। डेप्थ के साथ में ये वेरिएशन है, हाइट के साथ में वो वेरिएशन था। सारे फॉर्मूले को हम लोग लास्ट में एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ये फॉर्मूले समझ में आए? ओके, यदि ये फॉर्मूले आपको समझ में आ चुके हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक आधा न्यूमेरिकल में यहां पर करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये और थोड़े से फैल गए, चलो कोई बात नहीं। देखते हैं हमारे पास में क्या है। फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून given that the mass of the moon is 1/80 times that of the earth and diameter of the moon is 1/4 times that of the earth, then g बराबर दिस लिखा है, उसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, उसमें फोकस मत करिए। तो भैया देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो भैया सरफेस पर जबकि आपको ग्रेविटी लिखनी होती है तो वो लिखी जाती है जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बोलो सही है क्या? अब जब अर्थ की सरफेस पर आप लिखते हो तो अर्थ के लिए यदि मैं इसे ई ले लूं तो इसे आप एम ई ले लोगे और इसे आप आर ई ले लोगे फॉर अर्थ। बोलो सही है? और यदि आप
इसी चीज को कहां करते हो, मून की सरफेस पर, तो बेटा इसे आप GM ले लोगे, इसे आप G ही रहने दोगे, इसे कैपिटल M, बेस में M लगा लीजिए, रेडियस और इसे M लगा लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए। बोलो सही है? यही करना है, यही करना है। सर इससे और इससे फायदा क्या है, जरा देखिए। देखो आपके जो भी आंसर आते हैं ना वो आते हैं जी के टर्मिनोलॉजीज में, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। नाउ डिवाइड कर दीजिए दोनों को डिवाइड करने पर आपको मिलेगा G अपॉन G एट सरफेस ऑफ मून बराबर, G से G कटेगा, जो चीजें ऊपर जाएंगी उन्हें ऊपर ले जाइए, जो नीचे जाएंगी उनको नीचे ले जाए, तो बेटा ये ऊपर जाएगा, बराबर है। और कौन सा ऊपर जाएगा, और कोई नहीं, तो आप इसे लिख सकते हो ME अपॉन MM इंटू RM अपॉन RE और इसका स्क्वायर। बोलो सही है? अब गिवन डेटा को देखिए एक बार, क्या दिया है, बोला है कि मास ऑफ द मून इज 1/80 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ मून को आप 1/80 और क्या लिख सकते हो, देखो डेटा को पढ़िए, यदि इस चीज को नहीं पढ़ पाए तो प्रॉब्लम है, ठीक है। कैसे, देखो समझाता हूं मैं। लिखा है मास ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/80 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, ये इसका मीनिंग है। बात समझ में आ रही है? और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है बेटा, यहां पर, यहां लिखा है डायामीटर ऑफ द मून इज 1/4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। मतलब आप समझिए कि डायामीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ अर्थ। लेकिन आप जानते हो डायामीटर जो होती है वो 2 टाइम्स रेडियस होती है, तो 2 से कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ मून जो आएगी वो 1/4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ आएगी। ऐसा मत कर देना कि यार आधा कर दिया तो यहां पर आधा कर दिया, क्योंकि रेडियस तो आधी होती है, तो यहां पर 1/2 लगा दिया, नहीं। बात समझ में आ रही है? सो बस अब आप आ जाइए अपने फॉर्मूले पे के हिसाब से, कैसे चल रहा था, G अपॉन GM बराबर मास ऑफ अर्थ होल डिवाइडेड बाई 1/80 टाइम्स मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून, क्या आएगी 1/4 ऑफ मास, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ और पूरे का स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, देखो नीचे रेडियस ऑफ अर्थ थी ना, ऊपर रेडियस ऑफ मून थी, बस यही है। सो आप क्या करेंगे इसमें, देखो फटाफट, ME से ME कैंसल, RE के स्क्वायर से RE का स्क्वायर कैंसल, 80 जाएगा बेटा ऊपर, तो आप लिखोगे G/GM 80 इंटू 1/16। बोलो सही है क्या, यस और नो? क्या, देखो एकदम सिंपल है, अब कुछ बचा ही नहीं है इस सवाल के अंदर में, कि कुछ बच रहा है, कुछ नहीं, बस अब आपका आंसर आने को तैयार है, बेताब है। 16 पंजे 80, रेसिप्रोकल ले लीजिए, यू विल से GM विल बी इक्वल्स टू G/5, दैट्स इट। वैसे आपको मालूम होगा G/6 आता है, लेकिन हम किसी भी प्रकार से डेटा दे सकते हैं। अब हो सकता है कि वो इसमें G/5 की जगह कुछ वैल्यू रख दे, तो वैल्यू रखेगा तो कितना आएगा मालूम है क्या, लगभग 9.8 लिखो, इसको 5 लिखो, लगभग 1.96 या 2 मान लीजिए, G को 10 लिखूंगा तो मैं सीधा सीधा 2 कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, बिल्कुल। तो वही टाइप के सवाल हैं और कुछ भी नहीं है। अब देखो ये मैंने एक सवाल किया, सिंपल सा था, अब मैं आपसे पूछता हूं, सिंपल सवाल, क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सवाल है, मुंह जबानी करना है आपको। क्वेश्चन, G एट हाइट H इक्वल्स टू R, फटाफट फाइंड आउट करो, फटाफट फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, तो ये देखो GH बराबर है G ऐसे मत लिखो, जिनको फॉर्मूले याद है उनके लिए मैं बता रहा हूं, GR² अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं है, बस तो फटाफट वैल्यू पुट करो। तो G एट हाइट H मतलब R हाइट पर कितना आएगा बेटा, GR² अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर। बोलो सही है? तो बताओ फटाफट से, G एट हाइट R कितना आएगा,
ये r प्लस आर कितना होएगा 2r, तो आपके पास में 2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर विल बी g/4। इसका मतलब क्या है, r हाइट पर जाने पर आपकी g की वैल्यू कितनी रह जाती है g/4, और g/4 है मतलब इट इज 25%। इसी सवाल को पूछने का अलग तरीका, सेम सवाल, एट वॉट हाइट g is 25% of its surface, इट्स नहीं सॉरी अर्थ सरफेस। अगला सवाल बोलो फटाफट, कितनी ऊंचाई पर जाने पर g की वैल्यू सरफेस की वैल्यू के 25% रह जाती है? तो आप क्या लिखोगे भैया, सिंपल सी बात है, जी एच बराबर दे रखा है 25% ऑफ g, मतलब दे रखा है 25/100 ऑफ g, ऑफ को हटाएंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे, मतलब g/4। बस हो गया काम। अब कैसे काम हो जाएगा, तो देखो GH का फॉर्मूला आपने लिख दिया, GH बराबर GR² अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। बोलो सही है क्या? नाउ आगे क्या करूं, GH की जगह लिख दीजिए, ये आ जाएगा g/4 बराबर GR² अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। अगला स्टेप बोलो क्या करूं, फटाफट, G से G कैंसल और स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपको मिलेगा 1/2 बराबर R अपॉन R प्लस H। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करने पर आपको H का आंसर आएगा R। लो, एक ही उस पे दो सवाल करवा दिए, मतलब अलग अलग वैरायटी है, यस और नो। अब इसी सवाल को एक और तरीके से पूछ सकता है, देखो ध्यान रखिए, अब क्या है ना, सवाल फॉर्मूला आसान है, नाउ इट्स द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज ओनली। सवाल बोल सकता है एट व्हाट हाइट द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज्ड बाय 75%। सेम सवाल है, मैंने क्या बोला, डिक्रीज्ड बाय 75%, मतलब कितना हो गया, 75% कम हो गई, मतलब कितनी बच गई 25%। बात समझ में आ रही है? मैंने यहां पर बोला है जी की वैल्यू 25% है, तो डिक्रीज टू 25% मतलब g/4, और डिक्रीज बाई 75% मतलब भी g/4 है। तो अब सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ऐसा ही सेम सवाल हम लोग करेंगे डेप्थ के लिए। मतलब सवाल ये है, क्वेश्चन है, एट वॉट डेप्थ g is 25% ऑफ इट्स वैल्यू एट सरफेस। बोलो सवाल को कैसे करोगे आप, कैसे करोगे? अरे सिंपल सी बात है, अब सवाल किसका है, डेप्थ का सवाल है, तो आप लगाओगे GD बराबर G1 माइनस का D/R बराबर है। अब 25% का मतलब तो आपको समझता है ना कि ये g/4 है, यस और नो? यदि समझता है तो आपने लिख दिया g/4 बराबर G1 माइनस D/R। बोलो सही है? कैंसलेशन मारो, क्या कटेगा, जी से जी कटेगा, तो आपको मिलेगा बेटा 1/4 बराबर का 1 माइनस का D/R, यस और नो? अब क्या करूं, इसको उधर उसको इधर, तो क्या बचेगा, ये बचेगा D/R बराबर 1 माइनस का 1/4। 1 माइनस का 1/4 मतलब कितना, 3/4 बराबर है, तो D/R बराबर आ गया 3/4। लेकिन आपको तो इंटरेस्ट किस में है, डी में है, तो डी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 3R/4। ये डी बराबर 3R/4 क्या है, इट इज द डेप्थ, इट इज व्हाट, डेप्थ मेजर्ड फ्रॉम सरफेस। इस बात को ध्यान रखना। आपको क्या लगता है ग्रेविटेशन चैप्टर हार्ड है? ग्रेविटेशन चैप्टर हार्ड नहीं है, इसमें जो पॉइंट पे वो फंसाता है ना आपको, वहीं आप फंसते हो, आपको लालच देता है और आप फंस जाते हो। तो बेटा डी बराबर 3R/4 कहां से मेजर किया गया, सरफेस से अंदर की तरफ। लेकिन धरती की यदि बात करते हो तो आपको मालूम है कि हमारी धरती ऐसे गोल है, ये इसका सेंटर है, बराबर है। तो यदि ये सेंटर है तो यहां से कितनी ऊंचाई पर होगा, तो बेटा ये हो गई R/4। मतलब यहां पर देखिए, ये जो है ना, ये वाली हाइट, ये है आपकी R/4 वाली, और इसके ऊपर वाली जो है ये है आपकी 3R/4। तो इस जगह की बात चल रही है,
इस बात को जरूर ध्यान रखें, मतलब यहां S3 लगभग यहां ऐसे वाला सेंटर, इतना बात समझ में आ रही है? ये है प्रॉब्लम, ये है पॉइंट, ठीक है। दिस इज द मेन कंडीशन, दिस इज द मेन कंडीशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कभी कभी वो बोल सकता है सेंटर से R/4 हाइट पर, बट सरफेस से 3R/4 डेप्थ पर। यही उसके घुमाने का एक तरीका है। लास्ट में मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि भैया कुछ पॉइंट्स को आप रिकॉल कर लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कहां से कहां लगता है? हमेशा दो बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर, मतलब ये एक लाइन पर लग रहा है, मतलब सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो गया। और इसमें यदि किसी एक पार्टिकल पे फोर्स निकालना है तो सारे वेक्टर्स को ऐड कर लीजिए। अब मैं चाहूं तो ऐसे सवाल करा सकता हूं, ट्राइंगल पे 3 फोर्स मासेस को रख, हालांकि अगले लेक्चर में करवा दूंगा वैसे सवाल कुछ और, ताकि आपको भी ऐसा लगे कुछ और सवाल हुए। और उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। G की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। G की वैल्यू सरफेस पर 9 स्मॉल g जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, कैपिटल G जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। दोनों अलग अलग होते हैं। स्मॉल g जो है वो कैपिटल G की तुलना में काफी बड़ा होता है, क्योंकि स्मॉल g की वैल्यू 9.8 होती है, जबकि कैपिटल G न्यूमेरिकली बात चल रही है तो वो 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, तो वो छोटा हो जाता है। धरती की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट पर बढ़ने पर बेटा जी की वैल्यू डिक्रीज होते जाती है, और जी की वैल्यू जो होती है वो कितनी आती है? जी एट हाइट h विल बी इक्वल टू GR स्क्वायर अपॉन R प्लस एच द होल स्क्वायर। ये तब कंसीडर करना है जब आपकी हाइट कंपैरेटिव टू रेडियस ऑफ अर्थ हो। लेकिन यदि मान चलो कंपेरेटिव टू रेडियस ऑफ अर्थ ना हो, h की वैल्यू छोटी हो, तो आप g एट हाइट h लिखेंगे, g इंटू 1 माइनस का 2h अपॉन R। वैसा मैंने सवाल लिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आने वाले लेक्चर में आपको देखने को मिले। और जी की वैल्यू डेप्थ पर कितनी होती है? तो जी एट डेप्थ d बराबर इक्वल्स टू G1 माइनस का d बाई R, दैट विल बी द वैल्यू एट डेप्थ। सो इतना करने के पश्चात हम लोग अपने आज के इस सेशन को यहां पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए